चलिए आज हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत, जो कि एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाना है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होते हैं, क्या होता है, लेकिन अब इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसको हम लोग देखेंगे। एक बार देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जो परिभाषा है वो आपको दी गई है सेक्शन 126 में। सेक्शन 126 में क्या किया गया है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, टू परफॉर्म द प्रॉमिस, प्रॉमिस को परफॉर्म करता है और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। मतलब किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करता है तब जब डिफ़ॉल्ट होता है किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। इसको उदाहरण के तौर पर भी मैंने बताया था, फिर एक बार देख लेते हैं। जैसे कोई एक बैंक है, ठीक है, इस बैंक के पास मिस्टर ए चाहता है लोन के लिए, पैसा मांगने के लिए, इसे बिजनेस करना है। इसको बोलते हैं मिस्टर ए को प्रिंसिपल डेप्टर। बैंक इसको बोलता है कि ठीक है मैं आपको पैसा दूंगा लेकिन आप कोई गारंटर लाओ। तो ए क्या करता है? ए अपने एक फ्रेंड के पास जाता है और उसको बोलता है भाई आप मेरी गारंटी ले लो मिस्टर बी के पास। बी बोलता है इट्स ओके, मैं आपकी गारंटी ले लूँगा। बी को बोलते हैं श्योरिटी, और बैंक क्या है? क्रेडिटर। ये है क्रेडिटर, ये है प्रिंसिपल डेप्टर, और ये है श्योरिटी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें परफॉर्म द प्रॉमिस, श्योरिटी क्या करता है? गारंटी लेता है, प्रॉमिस परफॉर्म करने की गारंटी लेता है। थर्ड पर्सन है श्योरिटी, कब? जब ये डिफ़ॉल्ट करेगा। प्रिंसिपल डेप्टर क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट करेगा। जब ये डिफ़ॉल्ट करेगा उसकी ये गारंटी लेता है। तो हेयर देयर इज़ थ्री पार्टीज। तो पहला जो एसेंशियल एलिमेंट्स है इस कॉन्ट्रैक्ट का, इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, वो क्या है? थ्री पार्टीज। यहाँ तीन पार्टी होना चाहिए। एक तो है क्रेडिटर, एक है प्रिंसिपल डेप्टर, और तीसरा है श्योरिटी। तो ये तीन पार्टी हो गए। दूसरा, थ्री कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट तो स्पष्ट रूप से आपको दिखलाई पड़ते हैं जो होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो होता है बैंक और ए के बीच, मतलब क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच। बैंक प्रिंसिपल डेप्टर को लोन देता है, तो इसके और इसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक और श्योरिटी के बीच। श्योरिटी बैंक को यह असर्ट करता है कि इफ़ ए डिफ़ॉल्ट करे टू परफॉर्म हिज लायबिलिटी, अपने लायबिलिटी को या पेमेंट करने में अगर ये अपना डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी लायबिलिटी कौन लेगा? बी लेगा। मैं आपको वो पैसा वापस करूँगा, वो डेप्ट जो है वो मैं आपको वापस करूँगा। तो एक ये होता है। एक और कॉन्ट्रैक्ट होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो ए और बी के बीच होता है। अगर ए ने डिफ़ॉल्ट किया और बी को वो पैसा बैंक को चुकाना पड़ा तो बी ए से अपना वो पैसा मांग सकता है, और बी को ये राइट है कि इस पैसे की वसूली के लिए ए पे बात लाए, ए को वो पैसा वापस करने के लिए कहे। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हेयर थ्री पार्टीज एंड थ्री कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि इसमें इस जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में है इसमें वो सारे गुण होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कहाँ दिए गए हैं? वो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए। सेक्शन 10 कहता है कि आप ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, पार्टी इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन विद द लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। मतलब कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री कंसेंट से दिया गया हो, मतलब उसमें कोर्सन नहीं हो, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मिला के फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, किसी तरह का अनुचित दबाव नहीं हो। अब आप किसी से श्योरिटी ले रहे हैं और इसके सर पे बंदूक लगा के श्योरिटी ले रहे हैं कि तुम श्योरिटी दो नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है, फ्री कंसेंट यहाँ नहीं है।
पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो पार्टीज हैं, ये जो पार्टी हैं ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड बाय लॉ की कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ के द्वारा रोक नहीं होना चाहिए, ये अवयस्क नहीं होने चाहिए, ये क्या है, ये माइनर नहीं होने चाहिए, माइनर, नॉट टू बी ए माइनर, नॉट टू बी ए माइनर। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ है कि जो प्रिंसिपल डेप्टर है अगर ये माइनर है, प्रिंसिपल डेप्टर अगर माइनर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंसिपल डेप्टर माइनर हो सकता है बट श्योरिटी माइनर नहीं होना चाहिए। अव्यस्क जो है, अव्यस्क के ऋण की प्रत्याभूति, अव्यस्क के ऋण की गारंटी ली जा सकती है। अगर प्रिंसिपल डेप्टर माइनर है तो इसकी गारंटी कोई व्यक्ति ले सकता है। इस पे एक केस है, ये माइनॉरिटी पे एक केस है, उस केस का नाम है काउट्स वर्सेस COUTS, काउट्स एंड कंपनी वर्सेस ब्राउन लेकी, 1947 का केस है, किंग्स बेंच का। इस केस में ये कहा गया कि अगर कोई अव्यस्क है और अव्यस्क को तो ऋण दिया जा सकता है, ठीक है, अव्यस्क को आप ऋण दे सकते हैं, उसकी गारंटी भी ले सकते हैं, श्योरिटी उसकी गारंटी भी ले सकता है, बट फैक्ट ऑफ द माइनॉरिटी नोन टू ऑल द पार्टीज, जो इसकी माइनॉरिटी है, ये माइनर है, इसका नॉलेज इनको होना चाहिए। अगर ये नॉलेज में नहीं है तो वैसी स्थिति में जो श्योरिटी है वो लायबल नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में इस तरह के ऋण आप देते हैं अव्यस्क। क्यों? क्योंकि प्रतिभूति दायी नहीं है, क्योंकि अव्यस्क को ऋण देना एब इनिशियो वॉइड है, आप एब इनिशियो को वॉइड ऋण नहीं दे सकते हैं। तो इस केस में ये कहा गया। एक और केस आया इसमें कसीबा वर्सेस श्रीपत का, कसीबा वर्सेस श्रीपत, 1894 बॉम्बे का केस है। इसमें कहा गया कि अगर ये जो श्योरिटी है इसको ये मालूम है कि ऋण जो है वो शून्य है और तब प्रत्याभूति दे रहा है, इसको मालूम है कि ये ऋण शून्य है और ये प्रत्याभूति दे रहा है, ये गारंटी ले रहा है, तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल लायबल होगा, फर्स्ट लायबिलिटी इसकी बनेगी कि ये क्या क्रेडिटर का पैसा चुकाए। जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होता है कि श्योरिटी की सेकंड लायबिलिटी होती है, फर्स्ट लायबिलिटी पैसा चुकाने की किसकी होती है, प्रिंसिपल डेप्टर की होती है। इफ़ प्रिंसिपल डेप्टी डिफॉल्ट, अगर प्रिंसिपल डेप्टर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी वहाँ पे आता है और वो उस ऋण का चुकाता है। तो ये है पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बारे में। अगला है प्रिंसिपल डेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल डेप्ट, कोई भी गारंटी किस चीज़ की ली जाएगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई मूल ऋण हो, मूल ऋण हो, डेप्ट हो। डेप्ट पैसे के रूप में हो या किसी व्यक्ति का गारंटी ले रहे हो, तो ये एक ऋण होना चाहिए, मूल ऋण होना बहुत आवश्यक है। क्रेडिटर कुछ ना कुछ इसको क्या करता है, ऋण देता है और उस ऋण की ये गारंटी लेता है। तो इस गारंटी का मेन उद्देश्य ही है, मेन पर्पस ही है कि जो ऋण दे रहा है वो सुरक्षित रहे और वो डूबे नहीं। इसमें एक केस है, केस स्वैन वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, स्वैन वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, 1836 का मामला। इसमें क्या हुआ था कि जो बैंक का ग्राहक है वो ग्राहक अपने खाते से ओवरड्राफ्ट पैसा निकालता है, ओवरड्राफ्ट लेता है, और जो बैंक है, प्रतिवादी है, वो जो श्योरिटी होल्डर है, जो श्योरिटी है वो क्या करता है, गारंटी लेता है।
किंतु वहाँ के उस समय के एक नियम के अनुसार ये था कि ओवरड्राफ्ट देना ही अपने आप में क्या है, वॉइड है, शून्य है, इसका प्रवर्तन नहीं कराया सकता, इसका इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। तो उसके बाद इस ओवरड्राफ्ट के बाद जो ग्राहक है वो बैंक को भुगतान नहीं करता है, तो वसूली के लिए बैंक किसके पास जाता है, उस श्योरिटी वाले के पास जाता है। यहाँ पे श्योरिटी को क्या माना गया, दायी नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि प्रत्याभूति के जो डेप्ट है, देना ही जो है, जो ऋण जो है वही अपने आप में शून्य है, तो यहाँ पे प्रतिभूति की संविदा ही पूरी की पूरी शून्य मानी गई। तो ये मामला था। एक और मामला अगर देखें तो एक और मामला है ब्रिकमायर वर्सेस डार्नेल। ब्रिकमायर वर्सेस डार्नेल 1704 का मामला है। इसमें क्या है, एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के दुकान पर जाता है। ब्रिकमायर एक व्यक्ति है और ब्रिकमायर ये डार्नेल के दुकान पे जाता है और कुछ माल खरीदता है। कुछ माल किससे खरीदता है? डार्नेल से खरीदता है। अब ये एक व्यक्ति है जो कहता है कि अगर ये विक्रेता से एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि अगर ब्रिकमायर पैसा नहीं चुकाएगा, तो मैं संदाय नहीं करेगा, तो ये पैसा मैं दूंगा। क्या है? अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा, क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट करेगा, पैसा देने में डिफ़ॉल्ट करेगा, तो वो पैसा कौन देगा? थर्ड पर्सन कहता है मैं दूंगा। तो यहाँ क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे ऋण है, ऋण के डिफ़ॉल्ट होने पे वो पैसा देने की गारंटी ले रहा है। अगर यहीं पे यदि वो कहता कि आप इसको, दुकानदार को कहता कि आप इसको माल ले लेने दो, उसके बदला पैसा मैं दूंगा, तब ये क्या होता? तब ये हो जाता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या अंतर है दोनों में? वहाँ पे है कि उसके डिफ़ॉल्ट होने पे मैं पैसा दूंगा, और दूसरे केस में क्या है, वो अगर ये कहता कि आप इसे माल ले लेने दो, इसका भुगतान मैं करूँगा, उसके डिफ़ॉल्ट होने पे नहीं है। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, अगर वो सीधा ये कह दे कि मैं भुगतान करूँगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो जाता। लेकिन अगर वो ये कहा इसमें क्या कहा गया? इसमें उसने कहा कि आप इसे माल ले लेने दो, अगर ये पैसा नहीं देगा तो मैं इसका भुगतान करूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या है? गारंटी है। अगला इसका इंपॉर्टेंट है कॉन्सिडरेशन। देखिए यहाँ भी फ्री कॉन्सेंट में भी हम लोग देखा था कॉम्पिटेंट टू पार्टी विद द लॉफुल कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक है, लॉफुल कॉन्सिडरेशन भी होना चाहिए। कॉन्सिडरेशन ऐसा नहीं हो जो अनलॉफुल हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो उद्देश्य है वो लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल जिसका उद्देश्य अनलॉफुल है, तो वो अपने आप में वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, उसका परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता। एंड नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, ऐसी चीज़ की गारंटी नहीं ली जा सकती जो ऑलरेडी कानून के द्वारा जिसको वॉइड डिक्लेयर किया गया, जो हमारे एक्ट में वॉइड डिक्लेयर किया हो गया। एंड नॉट फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्सिडरेशन। ये जो बैंक है, मतलब क्रेडिटर है, प्रिंसिपल डेप्टर है, श्योरिटी है, इन लोगों में कॉन्सिडरेशन कहाँ है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्सिडरेशन का होना आवश्यक है। कहाँ है कॉन्सिडरेशन? तो अगर कोई प्रतिभू है और मूल ऋणी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट में अलग से कोई अनुबंध नहीं होता है, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेप्टर को ऋण दिया, किसके कहने पे दिया? किसके श्योरिटी पे कहने दिया? इसके कहने पे। तो इसके कहने पे इसने इसको ऋण दे दिया, यही क्या है? एक प्रतिफल है। यही अपने आप में एक प्रतिफल है। अब इसके बारे में जो प्रतिफल की बात है, इसके बारे में सेक्शन 127 बताता है। सेक्शन 127 का इलस्ट्रेशन जो है, इलस्ट्रेशन ए, बी एंड सी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए। एक मिनट, सेक्शन 127, ये सेक्शन 127 क्या कहता है?
सेक्शन 127 का ये इलस्ट्रेशन है ए बी सी, इसको जरूर आप ध्यान से देख लें। सेक्शन 127 का इलस्ट्रेशन ए कहता है बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड ऑन क्रेडिट, मतलब उधार बेचता है और उसका ख से उधार बेचने के लिए और उसको डिलीवर करने के लिए क्या बोलता है, एक रिक्वेस्ट करता है। ए का एग्रीज टू डू सो, ए कहता है ठीक है मैं वो कर दूंगा, बट सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड, सी को ये गारंटी लेना होगा कि वो इसका पेमेंट करे। ये कहता है इसको कहता है कि आप उधार दे दीजिए, ये शॉपकीपर है, लेकिन हमको कोई गारंटी चाहिए, हम उधार माल बेच भी देंगे लेकिन क्या चाहिए, गारंटी चाहिए। ए प्रॉमिस टू डिलीवर दस इज सफिशिएंट कॉन्सिडरेशन, तो ये जो कहना कि मैं उसे माल दे दूंगा अगर आप गारंटी देते हो, तो ये क्या है, ये एक सफिशिएंट कॉन्सिडरेशन है। उसके कहने पे, उसकी गारंटी लेने पे उसने गारंटी लिया, उसकी गारंटी लेने पे उसने उसको माल दिया, ये क्या है, एक सफिशिएंट कॉन्सिडरेशन है। दूसरा देखिए, ए सेल एंड डिलीवर गुड्स टू बी, ए सेल करता है गुड्स किसको, बी को डिलीवर भी करता है। सी उसके बाद रिक्वेस्ट ए टू फॉरबियर टू स्यू बी फॉर द डेप्ट फॉर ए ईयर, सी क्या है, रिक्वेस्ट करता है ए को, C will pay for them in default of payment by B. A agrees to forbear as requested. This is a sufficient consideration for C of promise. A में मान लीजिए ये शॉपकीपर है, इसने इसको क्या किया, गुड्स बेचा और गुड्स डिलीवर भी कर दिया, और तब ये श्योरिटी जो है इससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई 1 साल के लिए आप इससे पैसा मत मांगिए, 1 साल के लिए इससे पैसा मत मांगिए, पैसा लाने के लिए पैसा ये नहीं दे पा रहा है, इसके लिए आप कोई वाद मत लाइए, इसका पैसा 1 साल के बाद मिल जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो ये भी क्या है, ये इसके कहने पे ये जो शॉपकीपर है ये क्या करता है, रुक जाता है। तो ये क्या है, ये एक वैलिड कॉन्सिडरेशन है। तीसरा इसका उदाहरण है ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी, ए सामान बेचता है, सामान भेज भी देता है, उसके बाद सी जो है बिना किसी कॉन्सिडरेशन के एग्रीज उस पे हो जाता है कि अगर ये डिफ़ॉल्ट करेगा मैं आपको क्या करूँगा, पेमेंट करूँगा, इसके डिफ़ॉल्ट होने पे मैं पेमेंट करूँगा। अब यहाँ पे तीसरा जो इलस्ट्रेशन है उसमें क्या हुआ, इसने माल बेचा, उधार इसको दे भी दिया, और तब सिक्योरिटी बोलता है कि इसके बदले ये डिफ़ॉल्ट होगा तो मैं आपको दूंगा। इसके कहने पे ये ना तो रुक रहा है कुछ समय के लिए, ना इसके कहने पे शुरू में ही इसने वो माल उधार बेचा था, तो यहाँ पे ये सफिशिएंट कॉन्सिडरेशन यहाँ पे नहीं है। तो ये है कॉन्सिडरेशन। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कॉन्सिडरेशन का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगला है जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो है रिक्वेस्ट। यहाँ पे कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें प्रिंसिपल डेप्टर बी को, मतलब सिक्योरिटी को रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी गारंटी लें। प्रिंसिपल डेप्टर रिक्वेस्ट सिक्योरिटी को करेगा कि आप मेरी गारंटी, बिना किसी रिक्वेस्ट के अगर कोई गारंटी जा कर के लेता है तो वो फ्रीली वो जा कर के अपना कंसेंट फ्रीली गारंटी ले रहा है। स्वतंत्र रूप से आप दायित्व नहीं स्वीकार कर सकते हैं और वो गारंटी नहीं है। स्वतंत्र रूप से जब आप कोई चीज़ स्वीकार करते हैं कि मैं पेमेंट करूंगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के रूप में आ जाता है। गारंटी में क्या है, वो रिक्वेस्ट करता है और उसके वचन न पूरा करने पे वो कहता है कि मैं ये काम करूंगा, तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। अगला है consent of the surety should not have been obtained by misrepresentation or concealment। मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा कोई भी श्योरिटी नहीं लिया जाना चाहिए, या कॉन्सीलमेंट के द्वारा कोई बात को आप छिपा के ले रहे हैं। आप तो एक तो दुरुपदेशन कर रहे हैं, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब दुरुपदेशन के द्वारा या छिपाव के द्वारा किसी चीज़ को छिपा रहे हैं। तो कॉन्सेंट ऑफ द श्योरिटी शुड नॉट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और कॉन्सीलमेंट।
आप इसके द्वारा कोई गारंटी नहीं लेना चाहिए। गारंटी प्राप्त करने के वाले को ये चाहिए कि प्रतिभू को, जो आदमी गारंटी प्राप्त कर रहा है, प्रिंसिपल डेप्ट कौन है, क्रेडिटर गारंटी प्राप्त कर रहा है, तो क्रेडिटर के पास अगर ये नॉलेज है ऐसी बातों के बारे में कि अगर वो बात श्योरिटी को पता हो तो वो गारंटी नहीं लेगा, और ऐसे नॉलेज को वो छिपाता है, या कोई ऐसी बात बोलता है जिससे गारंटी जो श्योरिटी होल्डर है उसके बात में आ जाता है, जिस बात को अगर वो नहीं बोलता तो वो गारंटी नहीं लेता। तो ऐसी स्थिति में वो गारंटी क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं होगा, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो जाएगा, ये वॉइडेबल हो जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वॉइडेबल, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, वॉइडेबल मतलब एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का इन्फोर्समेंट करा सकता है, एट द ऑप्शन ऑफ वन, नहीं चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या हो जाएगा, बिकम्स वॉइड हो जाएगा। इसमें दो जो इलस्ट्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 142 में इलस्ट्रेशन दिया गया है, और सेक्शन 142 और सेक्शन 143 क्या कहता है एक बार देख लीजिए। सेक्शन 142, सेक्शन 142 कहता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर के द्वारा, किसके द्वारा, क्रेडिटर के द्वारा अगर मिसरिप्रेजेंटेशन किया जाता है और विथ हिज नॉलेज एंड एसेंट कंसर्निंग ए मटेरियल पार्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड। कोई जो क्रेडिटर है उसके द्वारा या उसके ज्ञान में या उसकी अनुमति से कोई पार्ट जो है वो दुरुपदेशन से, मिसरिप्रेजेंटेशन से प्राप्त किया गया है सिक्योरिटी से, तो वैसा गारंटी क्या होगा, मान्य नहीं होगा। दूसरा है सेक्शन 123, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट, ये भी इनवैलिड है। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर हैज, क्रेडिटर फिर उसको ऑब्टेन कर रहा है सिक्योरिटी से, कैसे, कीपिंग साइलेंस, चुप रह करके भी अगर कर रहा है, कोई ऐसी बात जो उसको बतानी चाहिए और उसको वो नहीं बता रहा है, साइलेंस, मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। इसमें दो एक इलस्ट्रेशन है इंपॉर्टेंट, उसमें एक है ए इंगेज बी एज ए क्लर्क टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम। ए इंगेज करता है बी को कि उसके लिए एक क्लर्क रखता है कि मनी का लेखा जोखा, पैसे का लेखा जोखा रखेगा, एंड बी फेल्स टू अकाउंट फॉर सम ऑफ हिज रिसिप्ट्स एंड ए in consequence call upon him to furnish security for this duly accounting. C gives this guarantee for B's duly accounting. A does not acquaint C with B previous conduct. B afterwards make default. The guarantee is invalid. आप क्लर्क को रख रहे हैं लेकिन क्लर्क ने पहले भी क्या किया है, उस तरह के जो अकाउंट्स हैं उसको देने में फेल रहा है, उसने गबन किया है, और ये बात आप क्या करते हैं, जिस व्यक्ति से गारंटी ले रहे हैं, सी से गारंटी ले रहे हैं, तो आप उस छिपा रहे हैं, आप उसको ये बात नहीं बता रहे हैं, और बाद में सी गारंटी ले लेता है, आप उसको अपने रख लेते हैं, और बाद में वो पुनः उस तरह का अकाउंटिंग में गड़बड़ करता है, और तब आप गारंटर से कहते हैं कि ये गड़बड़ किया है, आपने गारंटी लिया था, आप वो मुझे उस गारंटी अमाउंट को चुकाइए। लेकिन चूँकि आपने उसके पहले के कृत्य को, पहले के कार्य को जो उसने पहले गबन किया था उसको आपने छिपाया था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इस गारंटी क्या होगा, इनवैलिड होगा। अब एट द ऑप्शन ऑफ सिक्योरिटी के पर निर्भर करता है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, क्यों, क्योंकि ये वॉइडेबल हो गया। उसी तरीके से इसका इलस्ट्रेशन बी है, इलस्ट्रेशन बी है, ए गारंटीज टू सी पेमेंट फॉर आयरन टू बी सप्लाइड बाय हिम टू बी टू द अमाउंट ऑफ ₹2000 टन्स। बी एंड सी हैव प्राइवेटली एग्रीड दैट बी शुड पे ₹5 per ton beyond the market price, ₹5 per ton beyond the market price, such excess to be applied in liquidation of an old debt. This agreement is concealed from A is not liable for surety. एक ऐसी गारंटी ले रहा है जिसमें कुछ सामान लोहा सप्लाई किया जा रहा है, और लेकिन अलग से भी ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिसमें जो सामान है उसका ₹5 मूल्य बढ़ा करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि पहले वाला जो पैसा है उसमें इसको मैनेज हम लोग कर लेंगे। तो उसका गारंटी तो सी ने नहीं लिया है, लेकिन वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट को भी इन लोगों ने डाल दिया है। तो इस तरह की बेईमानी अगर कोई कर रहा है तो ऐसी स्थिति में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो पुराना जो ऋण है उसका जो आप कौंसिल लिक्विडेशन कर रहे हैं, पुराना मिला रहे हैं सामान, तो ये छिपा रहे हैं आप किससे, सिक्योरिटी से।
तो ऐसी गारंटी भी के लिए इस तरह की गारंटी भी वैलिड नहीं होगी और जो श्योरिटी है वो क्या होगा, वो दायी नहीं होगा। अगला है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बी आइदर ओरल और इन रिटेन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है, बट इन इंग्लिश लॉ में ये क्या होना चाहिए, ये रिटेन होना चाहिए एंड सिग्नेचर भी होना चाहिए। सिग्नेचर्स और रिटेन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होना चाहिए, ये इंग्लिश लॉ में। लेकिन हमारे यहाँ आइदर ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटेन हो सकता है। तो ये थे आपके गारंटी के कुछ आवश्यक तत्व, जिसमें 3 पार्टी होने चाहिए, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो होने चाहिए, जो सेक्शन 10 में दिया गया है। प्रिंसिपल डेप्ट मूल ऋण होना आवश्यक है, कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, जो रिक्वेस्ट है वो आना चाहिए किसकी तरफ से, प्रिंसिपल डेप्टर की तरफ से श्योरिटी को, और जो पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है इसमें एक अव्यस्क भी प्रिंसिपल डेप्टर हो सकता है, और जो कंसेंट है उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्सिलमेंट नहीं होना चाहिए, और इट मे बी आइदर गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बी आइदर ओरल और इन रिटेन। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।